और आइए विस्तार से खबरें जानते हैं। रुड़की से बड़ी खबर है, यहाँ के मंगलौर कोतवाली इलाके में हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कार हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। हादसे में एक की मौत हो गई थी जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार भी इसी के आसपास हादसे का शिकार हुई थी और पंत समेत ये चौथा हादसा इस इलाके में हो चुका है। हादसा बेहद दर्दनाक है और तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। इसी इलाकों में अगर हम देखें तो लगातार जो हादसे इस इलाके में हुए हैं, क्रिकेटर ऋषभ पंत का भी हादसा यहीं पर हुआ था। इसके बाद वहां पर रोड को बेहतर करने के कई दावे किए गए थे, मगर इस हादसे के बाद ऐसा हुआ है ये नहीं लगता है। ये लगातार चौथा हादसा है जो इस इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ की बनावट में भी कुछ दिक्कत है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। हादसे का फुटेज सामने आ गया है, सीसीटीवी फुटेज। कुल मिलाकर 4 हादसे यहां पर हो चुके हैं ऐसे ऋषभ पंत के इस हादसे को मिलाकर। और उस वक्त कई तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद दुरुस्त किया गया इस जगह पर रोड को। लेकिन रोड दुरुस्त होने के बाद भी यहां 3 हादसे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में भी हादसा हुआ है। यहां चैती मेले में प्रसाद चढ़ाने जा रहे बाइक सवार दंपत्ति को रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में 45 साल की महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। ITI थाना क्षेत्र की यह घटना है। महिला का नाम बबीता था जो कि काशीपुर की ही रहने वाली है और पति की हालत उसके गंभीर बताई जा रही है, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर फरार है। मसूरी में रोडवेज बस हादसे के मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। मसूरी थाने में बस ड्राइवर पर लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। ड्राइवर रॉबिन पर यह मामला दर्ज हुआ। रविवार को बस खाई में गिरी थी जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। छात्राओं से गंदी बात करने वाले क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह के खिलाफ पुलिस ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और इस मामले में अब पहली पीड़ित नाबालिग खिलाड़ी का बयान दर्ज कर लिया गया है। साथ ही 2 अन्य लड़कियों के भी बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने 14 साल की लड़की के बयान तो दर्ज किए, साथ ही उस मोबाइल को भी कब्जे में ले लिया है जिस पर कोच नरेंद्र शाह ने अश्लील और गंदी बातें की थी। पुलिस ने इस फोन को जांच के लिए FSL चंडीगढ़ भेजने की तैयारी कर ली है, क्योंकि पूरा मामला इसी अश्लील फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग पर टिका है। चंडीगढ़ से आने वाली रिपोर्ट के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस ने अब तक 3 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जबकि ऑडियो वायरल होने के बाद सुसाइड की कोशिश करने वाला आरोपी कोच अस्पताल में है और खतरे से बाहर है। उसके अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर लेगी। आरोप में यही एक चीज़ थी कि उसमें मोबाइल से में अश्लील जो बातें हैं वो की गई, तो उस संबंध में वो भी एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है जो कि विवेचना के दौरान जो है प्रॉपर जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके अनुसार कार्रवाई उसमें की जाएगी। आरोपी कोच नरेंद्र शाह की मेडिकल जांच के लिए दून अस्पताल में एक बोर्ड का गठन किया गया है। कई दिन से नरेंद्र शाह अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अब ठीक है, लेकिन नरेंद्र शाह ठीक नहीं होने का बहाना कर रहा है और इसीलिए आज भी अस्पताल में पूछताछ के लिए गई पुलिस टीम बैरंग वापस लौट आई। इसके बाद अब 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया है और बोर्ड की रिपोर्ट के बाद 48 घंटे बाद नरेंद्र शाह की अस्पताल से छुट्टी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम पुष्कर धामी के दिल्ली दौरे की। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम मोदी को 4 धाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही राज्य के कई मुद्दों को लेकर बात हुई है। सीएम धामी ने राज्य में बनने वाले सौंग डैम को लेकर भी बात की। मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर है और आज उनका दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री जी से सबसे पहले तो हमने उनको 4 धाम यात्रा जो हमारी 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है उसकी जानकारी भी दी है और जो राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं उन तैयारियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और उनको 4 धाम यात्रा का न्योता भी दिया है। और साथ ही साथ आदि कैलाश क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की पिछले 2 वर्षों से लगातार उनकी
ऐसी इच्छा उनकी स्वयं की भी थी कि वो आदि कैलाश यात्रा पर आए। तो मैंने आज आदि कैलाश और मायावती आश्रम जो स्वामी विवेकानंद जी की तपस्थली रही है उसके लिए भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है कि वो आए और जल्दी ही उत्तराखंड पधारें। इसके साथ साथ देहरादून में लंबे समय से हमारा सौंग डैम प्रस्तावित है। सौंग डैम के बनने से जो देहरादून में पेयजल का संकट है वो आने वाले 50 वर्षों के लिए वो संकट समाप्त हो जाएगा। पेयजल की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाएगी, उसके लिए मैंने अनुरोध किया क्योंकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की, साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात हुई है। उत्तराखंड की परियोजनाओं को लेकर रेल मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की है, जिसमें कई योजनाओं पर बात हुई है। इससे पहले सीएम धामी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। स्पीकर बिरला से संसद भवन में धामी ने भेंट की। बिरला और धामी के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां पर मौजूद रहे, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो राज्य के पहाड़ी जिलों को अगले साल तक पार्किंग की समस्या से निजात मिल जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए 43 नई पार्किंग बनाने पर काम कर रही है, जिसमें 3 टनल पार्किंग होने जा रही है। उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था न होना एक बड़ी समस्या है। लिहाजा 4 धाम यात्रा रूट समेत 42 नई पार्किंग बनाई जा रही है, जो कि मल्टी लेवल, सरफेस और टनल पार्किंग होगी। करीब 7000 गाड़ियों की क्षमता वाली 32 पार्किंग का तो काम भी शुरू हो चुका है। मार्च 2024 तक सभी पार्किंग का निर्माण हो जाएगा। अल्मोड़ा में 9, चमोली में 1, चंपावत में 4, पौड़ी में 5, पिथौरागढ़ में 3, नैनीताल में 4, टिहरी में 1 और उत्तरकाशी में 5 पार्किंग के लिए बजट जारी हो चुका है। विभिन्न जिलों में 32 पार्किंग हमने स्वीकृत किए हैं, जिसके सापेक्ष 122 करोड़ रुपया का हमने इसमें प्रावधान किया है और 77 लाख रुपया इसके लिए अब तक हमने रिलीज भी कर दिया है। 3 जगहों पर टनल पार्किंग बनेगी, जिसकी डीपीआर के लिए बजट जारी हो चुका है। टिहरी में मसूरी के पास कैंपटी फॉल में टनल पार्किंग बनेगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी में टनल पार्किंग, तो पौड़ी में ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला में टनल पार्किंग बनेगी। एक तो हमारी कैंपटी में हो रही है, जिसके लिए हमने 42 लाख रुपए डीपीआर के लिए स्वीकृत किया है। गंगोत्री गंगनानी के लिए 77 लाख रुपया, वो भी टनल पार्किंग। लक्ष्मण झूला के लिए जो हमारी है यहाँ पे 30 लाख रुपया टनल पार्किंग के लिए हमने इसमें अभी स्वीकृति दी है। टनल पार्किंग का जिम्मा NHIDCL को सौंपा गया है। उत्तराखंड में ये पहली टनल पार्किंग होगी, जिसके बनने से टूरिस्ट प्लेस कैंपटी फॉल, लक्ष्मण झूला में तो राहत मिलेगी ही, गंगोत्री धाम जाने वाले 4 धाम यात्रियों के लिए भी बड़ी सुविधा होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। वन विभाग में फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजीव भरतरी को मंगलवार सुबह 10 बजे फॉरेस्ट चीफ पद पर तैनाती देने का आदेश दिया है। राजीव भरतरी को कॉर्बेट पार्क में निर्माण और पेड़ों की कटान पर हटाया गया था। उनकी जगह विनोद सिंघल को फॉरेस्ट चीफ बनाया गया था। अब कोर्ट ने आदेश पर विनोद सिंघल को पद से हटाना होगा। कोर्ट के आदेश के बाद और इससे पहले कैट की अदालत से भी राजीव भरतरी को राहत देते हुए उनको बहाल करने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं दिए जाने पर राजीव भरतरी ने इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था और सरकार इसका ठोस जवाब नहीं दे पाई। इस पर एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता को निर्देशित किया है कि राजीव भरतरी को चार्ज दिया जाना सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए मंगलवार सुबह 10 बजे का समय भी नियत किया है। अल्मोड़ा नगर से लगे फलसीमा गांव में बिल्डर द्वारा 100 नाली से ज्यादा जमीन खरीदने के मामले में अब बवाल शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू किया
और जमीन खरीद पर रोक की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिल्डर ने गलत तरीके से रजिस्ट्री करवाई है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, जिसकी रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात के लिए हैं कि गांव में बड़े पैमाने पर जो है ज़मीन की खरीद फरोख्त गलत तरीके से की गई है। भाई से भाई की ज़मीन जो है बिकवा दी गई और जो है कागजों में बिकवाई गई है। ग्राउंड लेवल पर इसका जो है किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया गया। इस गांव में बाहर का आदमी कुछ स्थानीय दलालों के साथ उसने बहुत रजिस्ट्रियाँ की हैं। उन रजिस्ट्रियों में वो बेबटवारा ज़मीन है, उस ज़मीन में सबके हक हैं। समिति जांच के लिए पूर्व से ही एसडीएम की अध्यक्षता में गठित करी गई है, तो इसकी जांच पूर्ण होने पर जिस भी प्रकार के उल्लंघन इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के पटेल नगर इलाके के भंडारी बाग में 4 दिन पहले एक गैस एजेंसी की गाड़ी ने 3 साल के बच्चे को टक्कर मार दी थी। मासूम बच्चे ने सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने बाजार चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपी पर पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की और परिजनों ने चौकी के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। घटनास्थल पर पहुंचे पटेल नगर कोतवाल परिजनों को समझाया कि आरोपी ड्राइवर को उसी दिन गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद प्रदर्शन करने वाले लोग शांत हुए। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जिसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके शव का पंचायतनामा भरवाया गया था। जो परिजन शव लेकर घर की तरफ आ रहे थे वो चौकी पे पहुंचे थे और उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी ड्राइवर की। ड्राइवर को पूर्व ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जानकारी मिलने पर वो लोग वहां से चले गए। रामनगर में एक युवक एक लड़की की चोटी के बाल काटने की कोशिश करता नजर आया और युवक की किसी ने वीडियो बना ली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कल शाम का बताया गया है, जब बालाजी मंदिर की ओर से एक शोभा यात्रा निकल रही थी और उस वक्त ये घटना हुई। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। प्रदेश बीजेपी इसको भव्य रूप में मनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी इस दिन सभी जिला मुख्यालयों में स्थित अपने पार्टी कार्यालयों में ध्वजारोहण करेगी और इसके लिए प्रदेश पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट झंडा फहराएंगे। सुबह 9:45 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। पार्टी ने तय किया है कि उत्तराखंड में सभी बूथों पर पार्टी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सुनेंगे और इसके लिए बूथों पर जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण पार्टी के कार्यालय में पार्टी के झंडे का आरोहण करेंगे। उसका 9:45 से प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सभी कार्यकर्ताओं को रहेगा। उसी दिन बूथ पर भी कार्यक्रम होगा। हम लोग प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री का उद्बोधन कार्यक्रम रहेगा। बड़े बड़े प्रोग्राम करके कांग्रेस का काम नहीं बन रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस भी चाय पर चर्चा का प्लान बना रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम को कॉपी कर रही कांग्रेस मुद्दे विपक्ष के उठाएगी, पर उससे बड़ी कोशिश जनता से कनेक्ट होने की है। चाय वाला और चाय पर चर्चा को बीजेपी ने अपना ट्रेडमार्क बनाया। चाय पर चर्चा नाम से प्रोग्राम चलाकर बीजेपी ने छोटी छोटी मीटिंग की और जनता से कनेक्ट किया। बीजेपी का चाय पर चर्चा वाला प्रोग्राम अब कांग्रेस भी फॉलो कर रही है। उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस के बड़े प्रोग्राम और रैलियां जनता में असर छोड़ने में कामयाब नहीं रहे, या कांग्रेस जनता को बात समझाने में नाकामयाब रही। परिवर्तन यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान या राहुल गांधी की चुनावी रैलियां, कोई असर नहीं छूट पाया। अब सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस अब छोटी छोटी मीटिंग कर जनता से जुड़ना चाहती है। इसीलिए इसी महीने जनता के बीच जाकर कांग्रेस नेता चाय पर चर्चा करेंगे। 8 तारीख से उत्तराखंड में 150 नेताओं की एक सूची बना के हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि वो कम से कम 10 चाय पे चर्चा अपने क्षेत्र में रखें, जिसमें वो कम से कम 20-30 लोगों को, चाहे उसमें महिलाएं हों, गृहिणियां हों, वहां के यूथ हों। चाय पर चर्चा करके बीजेपी यूथ, पन्ने और घर घर तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस के लिए बीजेपी के उसी नेटवर्क को तोड़ना और जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है।
वहीं बीजेपी अब ब्लॉक से बूथ लेवल तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ने पर फोकस कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहे चाय पर चर्चा कर ले या कुछ और, नकल से भी काम नहीं चलने वाला। और बीजेपी के कार्यक्रमों की नकल कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके बूथ तक के लोग अब बीजेपी से जुड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन जब इशू समाप्त हो जाते हैं, मुद्दे समाप्त हो जाते हैं, तो नकल करना फिर प्रारंभ करता है व्यक्ति, और वही इनका दल कर रहा है। आज ये कहना कि राहुल गांधी मेरा घर राहुल का घर, तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की जमीन कमजोर होती चली गई और बड़े प्रोग्राम बेअसर। ऐसे में थक हार कर कांग्रेस नेता चाय पर चर्चा जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम करके जनता और पार्टी का कनेक्शन बेहतर करना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने के बाद सैलानी नेलांग घाटी का दीदार करने पहुंचने लगे हैं। नेलांग घाटी में इस वक्त कई जगह पर ग्लेशियर टूटकर सड़क तक पहुंचे हुए हैं, जिसका पर्यटक नजदीक से दीदार कर रहे हैं। हालांकि नेलांग घाटी में इस समय कड़ाके की ठंड और तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे आना हुआ है, इट्स ब्यूटीफुल। आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस इंडिया आल्सो, बट इतनी ब्यूटी, इतनी रॉनेस मैंने कहीं नहीं देखी है। इट्स सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में दोपहर के बाद जमकर बर्फबारी हुई है, तो वहीं चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी होने के अचानक ठंड भी बढ़ गई है। पहाड़ में लगातार मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी और बारिश का दौर भी जारी है। धर्म और आस्था को लेकर बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान आस्था के अनेकों रंग देखने को मिलते हैं और ऐसे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले देखने को मिले। जिले के यात्रा मार्ग पर इन दिनों आस्था का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ रंग। राजस्थान के करौली जिले के 11 तीर्थयात्री इन दिनों बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर दंडवत यात्रा कर रहे हैं। इन तीर्थयात्रियों में 18 साल से 72 साल तक के लोग शामिल हैं। ये तीर्थयात्री इन दिनों लोगों के कौतूहल का विषय बने हुए हैं। यहाँ मार्ग के कस्बों और नगरों में लोग इन यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। अपन बिल्कुल बाबा के नाम से बढ़िया चले आए। उत्तराखंड वाले ने बढ़िया सेवा रख करी है, बहुत बढ़िया लगी। तो हमन हमारे बाबा के दर्शन है जहाँ हमन यात्रा कर रहे हैं बद्रीनाथ की सफल यात्रा है हमारी, और हमने कोई दुख नहीं पाया। अच्छा कस के निकले हम, सावन के महीना के 8 महीने है हम चलते 26 अगस्त 2022 को राजस्थान के करौली के डूंडापुरा, चैधीपुरा और मिदौर कला से ये सभी तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए निकले थे। वहीं स्थानीय लोगों की ओर से उनका स्वागत करने के साथ ही भोजन की व्यवस्था करवाई गई है। उत्तराखंड के अंदर तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आई है। ये तो देवभूमि है, यहाँ तो सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं और हमारी आगे से आगे रुकने की, रहने की व्यवस्था पब्लिक कर देती है। यहाँ पे भक्त लोग, कोई दिक्कत ही नहीं आती है हम लोगों को यहाँ पे चलने में। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल रहे हैं। ऐसे में साधु संतों की ये यात्रा तय समय पर बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना से बचाव की तीनों वैक्सीन खत्म हो चुकी हैं। अभी तक राजधानी में केवल 25% लोगों को ही बूस्टर डोज लग पाई थी। कोरोना ने प्रदेश में एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। रोजाना अब कोविड के केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोविड के केसों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। ऐसे में प्रदेश अस्पतालों में कोरोना की तीनों वैक्सीन खत्म होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। कोविड में वर्तमान में अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो कोवैक्सीन हमारे पास उपलब्ध थी वो भी 31 मार्च को एक्सपायर हो गई, तो उससे पहले हमने उसको सभी लोगों को लगा दिया गया। अब जब भी भारत सरकार से हमें वैक्सीन मिलेगी तब हम लोगों को उसको लगा पाएंगे। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक ऐसी ठगों की गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सरकारी विभागों से रिटायर्ड लोगों को निशाना बनाता था। गिरोह का सरगना बिहार का रहने वाला है।
पश्चिम बंगाल से साइबर ठगी के गिरोह को ऑपरेट करता था। दरअसल कुछ दिन पहले नैनीताल निवासी रिटायर्ड डॉक्टर ने 10.5 लाख की ठगी की शिकायत की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी अभिषेक शॉ को कोलकाता से अरेस्ट किया। आरोपी खुद को ट्रेजरी अधिकारी बनकर पेंशन धारकों को भुगतान के नाम पर ठगने का काम किया करता था। उनके द्वारा पश्चिम बंगाल में कोलकाता से एक जो मुख्य आरोपी था अभिषेक शॉ, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसी के द्वारा ये पूरा गैंग संचालित किया जा रहा था। इसने कई सारे लोगों के नाम पर खाते खुलवाकर उनका संचालन कर रहा था और जो ये पैसा ठगी का था ये सारा एटीएम के माध्यम से विड्रॉ कर रहा था। काशीपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की 12 बाइक बरामद की गई, जिसमें से एक बाइक उत्तर प्रदेश के अमरोहा से चोरी की गई थी। बाकी सभी बाइकों को वेरीफाई किया जा रहा है कि कहां-कहां ये बाइकें चोरी की गई थीं। पकड़े गए 2 आरोपी मुरादाबाद के हैं, जबकि तीसरा आरोपी उधम सिंह नगर के पास का रहने वाला है। यहाँ बैठाओ सर, यहाँ आगे बैठाओ, यहाँ पे आगे ठीक है। और चलिए अब एक नजर